हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अनऔद्योगिकरण की। वैसे आपने हमेशा औद्योगिकरण जो वर्ड सुना है, अनऔद्योगिकरण ये एक आपके लिए नया शब्द हो सकता है कि किस प्रकार भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासन के बाद भारत के जो उद्योग धंधे थे जो वर्षों से चले आ रहे थे, उस समय चूँकि कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे, उनका किस तरह से यहाँ अंग्रेज़ नीतियों से पतन हुआ और भारत धीरे धीरे एक कृषि प्रधान देश बन गया। इस बात की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। अंग्रेज़ों के आने के समय भारत के निर्यात का अधिकांश भाग निर्मित वस्तुओं को था, जिनमें सस्ते से लेकर महंगे अनेक किस्म के सूती और रेशमी कपड़े प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए थे। इनके उत्पादन केंद्र पूरे भारत में फैले हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय वस्तुओं की मांग देश विदेश में भी थी। भारत में आंतरिक मांग की संपूर्ण पूर्ति भारतीय उत्पादन से होती थी। इससे जाहिर है कि इतने विशाल पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन पूर्ण विकसित कुटीर और हथकरघा उद्योग द्वारा ही संभव था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक हम पाते हैं कि न केवल भारतीय कपड़ों का निर्यात लगभग समाप्त हो गया और भारत के कच्चे माल या अर्धनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होने लगा, बल्कि भारत की आंतरिक मांग की पूर्ति भी इंग्लैंड से निर्मित कपड़ों से की जाने लगी। औद्योगिक हिरास का ये स्पष्ट रूप था। अंग्रेजों के आगमन ने भारतीय औद्योगिक विकास को किस प्रकार और किस हद तक प्रभावित किया, इस पर इतिहासकारों के अनेक मत हैं। अब हम बात करेंगे किस प्रकार जो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ थी, उनसे धीरे धीरे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। पहला, भारत के पुराने देशी दरबारों का लोप हो जाना। अंग्रेजों की भारत विजय के बाद लगातार एक के बाद एक तेजी से देसी राज्यों का अंत होने लगा। इन देसी राज्यों के खत्म हो जाने से देसी कारीगरों की चीज़ों की मांग घट गई और शहरी हस्तशिल्प कला के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग केवल शहरी धनी वर्ग तक सीमित थी। इसका शहरी जो हस्तशिल्प थी उस पर क्या हुआ, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब शहर में दो वर्ग हो गए थे। पहला था यूरोप का पदाधिकारी वर्ग और दूसरा था नवजात बुद्धिजीवी या व्यावसायिक वर्ग। ये कब बना? ये अंग्रेजी के भारत आने के बाद। यूरोप के पदाधिकारियों की मांग को यूरोपीय यात्रियों की मांग कहा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प कलाओं के विनाश का कुछ समय तक रोका जा सकता था, परंतु उनकी मांग रजवाड़ों की तुलना में बहुत कम थी। और जो दूसरा वर्ग था वो था बुद्धिजीवी वर्ग। यह इस जो पुराने अभिजात्य वर्ग का उत्तराधिकारी था। इससे ऐसी उम्मीद की जाती थी कि वह हस्तशिल्प कलाओं को संरक्षण प्रदान करेगा, लेकिन सच तो यह है कि कुछ अपवादों को छोड़कर इन लोगों ने देसी कलाकृतियों की ओर से मुंह मोड़ लिया। वे भारतीय वस्तु मात्र से घृणा करते थे तथा पाश्चात्य फैशन के अनुसरण को अपनी प्रबुद्धता का सूचक मानते थे। इसीलिए उसने क्या किया, देसी उद्योगों को नुकसान हुआ। दूसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे वो था विदेशी शासन की स्थापना। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया। विनिमय में अपना पलड़ा भारी रखने के लिए उसने क्या किया, अधिक से अधिक माल हड़पने की नीति अपनाई और इसलिए उसने बल प्रयोग का तरीका अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नीति का हस्तशिल्प कला पर घातक प्रभाव पड़ा और कंपनी की किताबों में बहुत से बुनकरों के नाम दर्ज कर लिए गए थे और उन्हें किसी और के लिए काम करने से रोक दिया गया था। बुनकरों को जो काम दिया जाता था वह बाजार के दाम से 50% तक कम होता था। कंपनी के शोषण का जो दूसरा तरीका कंपनी ने अपनाया वो था कि उसने कच्चे माल का ऐसे ढंग से मूल्य निर्धारण किया कि जो भारतीय उत्पादकों के लिए हानिकारक हो। इससे जो बुनकरों थे ये स्थिति उनके लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि बंगाल में बढ़िया किस्म की कपास बम्बई और सूरत से जाती थी। उस कपास की आपूर्ति अपनी मुट्ठी में लेने और बंगाल में उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने एक निजी कंपनी खोल ली,
जिसमें कलकत्ता स्थित काउंसिल के सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने सूरत में 25 लाख रुपए की कपास खरीद ली और इसका परिणाम ये हुआ कि कपास की कीमतें तत्कालीन 16 से 18 रुपये प्रति मन से बढ़कर 28 से 30 रुपये प्रति मन तक पहुंच गई। बुनकरों के लिए स्थिति अत्यंत घातक थी। वह अपने माल को महंगा नहीं बेच सकता था क्योंकि उसके दाम कंपनी में खरीद एजेंटों द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित किए जाते थे और वो अपने लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए बहुत अधिक दाम देने के लिए बाध्य था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के सौदागरों का सबसे प्यारा सपना पूरा हो गया कि वो सस्ते से सस्ता माल खरीदें और उसको अधिक से अधिक दामों पर बेचें। 1834 में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लंदन को भेजी रिपोर्ट में कहा गया कि इस दुख की मिसाल इतिहास में नहीं पाई गई कि सूती कपड़ा बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों को रंग रही हैं। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के शीघ्र बाद ही बंगाल में लूटी हुई संपत्ति लंदन पहुंचने लगी और उसके परिणाम भी उसी समय दिखाई देने लगे। एक जो प्रमुख कारण था भारत में ब्रिटिश जो कुटीर उद्योग उनके ह्रास का, वो था मुक्त व्यापार की नीति का प्रभाव। 1813 के चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार समाप्त हो गया और औद्योगिक पूंजीवादी शोषण का नया दौर 1813 से अब शुरू हुआ। अब इंग्लैंड के लिए भारत का महत्व इस दृष्टि से था कि इंग्लैंड की मशीनों द्वारा तैयार किया गया माल भारत में किस प्रकार खपाया जाए और इन मशीनों के लिए कच्चा माल किस प्रकार इंग्लैंड ले जाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 2 कदम उठाए गए। पहला था भारतीय माल के आयात पर इंग्लैंड में अधिक शुल्क लगाया गया। दूसरे, कच्चे माल का निर्यात। 1840 की क्षेत्रीय जांच में ये बताया गया कि भारत जाने वाले ब्रिटेन के सूती और रेशमी सामान पर जहां 3.5% और ऊनी सामान पर 2% कर देना पड़ता था, वहीं ब्रिटेन आने वाले सूती कपड़ों पर 10%, रेशमी कपड़ों पर 20% और ऊनी कपड़ों पर 30% कर लगाया गया। अर्थात स्पष्ट है कि किस प्रकार भारतीय वस्तुओं को जो ब्रिटेन में मतलब निर्यात से रोका गया अधिक कर शुल्क लगा के, और भारतीय बाजार में आने वाली ब्रिटिश वस्तु को किस प्रकार कम कर लगा करके उनको सस्ता करके बेचे जाने की नीति अपनाई गई। यदि यह निषेधात्मक शुल्क नहीं होता तो अपने प्रारंभिक दौर में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। 1814 के बाद ब्रिटिश सरकार की यह नीति थी कि वह ऐसे कानूनों का निर्माण करे जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का सुगमतापूर्वक निर्यात किया जा सके। एक जो महत्वपूर्ण अनऔद्योगिकरण का एक जो प्रमुख कारण रहा वो था रेलों की स्थापना। यातायात के सुगम साधनों से गांव के लोग शहरों की तरफ जाने लगे। सस्ते यूरोपीय सूती कपड़े और बर्तनों के अत्यधिक आयात से ग्रामीण उद्योगों को धीरे धीरे क्या हुआ, भारी धक्का लगा और रेलों की स्थापना अनऔद्योगिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनी। कंपनी के डायरेक्टर ने यह निर्णय लिया कि विदेशी सरकार के लिए केवल ब्रिटेन के ही जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके चलते भारत के नौ परिवहन पर भी गहरी चोट लगी। कागज उद्योग को भी क्षति पहुंची क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने भारत में इस्तेमाल के लिए केवल ब्रिटेन में बना कागज खरीदने का ही फैसला लिया। लोहा गलाने के उद्योग को भी भारी क्षति पहुंची। देसी राज्यों का पतन इसका मुख्य कारण था क्योंकि राज्य रजवाड़ों के यहाँ लोहे की खपत होती थी। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड में भारतीय लोहे का निर्यात पर भी कर लगा रखा था और नई सरकार ब्रिटेन के बने लोहे के सामान को प्राथमिकता प्रदान करती थी। इसके साथ ही जंगलों में सरकारी संरक्षण और रेलवे के विस्तार के कारण लकड़ी के कोयले की कीमत भी बढ़ी, जिसके वजह से भी लोहा गलाने वाले उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। इस प्रकार ब्रिटेन के उद्योग की पूर्ति के लिए विदेशी सरकार ने जो कदम उठाए, उनकी वजह से एक के बाद एक देशी उद्योग लगातार समाप्त होते चले गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश जो नीतियाँ थी, उनका जो सरकार थी उसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो ये था कि किन प्रकार अपने देश को लाभान्वित करना, और इसीलिए उसने भारत में ऐसी नीति अपनाई गई कि धीरे धीरे भारत में जो उसने सुधार के कार्य अपनाए,
वो अपने फ़ायदे से अपनाएं। रेलवे का विकास हुआ तो, लेकिन रेल के यातायात तो सुगम हुआ, लेकिन इससे क्या हुआ, इससे भारत की मंडियों से सामान का जो लाना ले जाना था वो बहुत सरल हो गया, क्योंकि जो जो तटों पे जो सामान उतरता था जहाज़ों के द्वारा, वो फटाफट भारत के गाँवों तक पहुंचने लगा और वो बहुत सस्ता होता था। क्यों सस्ता होता था? क्योंकि ये वहाँ उसकी जो लागत थी वो उसको कर में कम लगाते थे। जब वहाँ का माल में जो कर कम लगता था तो वहाँ सस्ता होता था। और यहाँ के भारतीय जो उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो बुनकर जो देशी जो कपड़े बनाते थे या कोई अन्य उद्योग थे वो लगाते थे, तो एक तो उनको कच्चा माल बहुत अधिक महंगा दिया जाता था। मैंने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो एक तो उनको कच्चा माल महंगा मिलता था, और दूसरा उनका जो बना हुआ माल था उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगा दिया जाता था। तो वो कंपैरेटिवली ब्रिटिश माल के बजाय क्या होता था, महंगा होता था। इसलिए आम आदमी एक सस्ती चीज़ ही खरीदेगा, वो महंगी चीज़ क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसमें आपको पता है कि भारतीयों में जो देसी राजा थे जिन्होंने इन कुटीर उद्योगों को संरक्षण दे रखा था, वो भी नष्ट हो गए थे। जो नया मध्य वर्ग बना था, जो नया जो वर्ग बना था, जो शहरों में रहता था, वो ब्रिटिश वस्तुओं को, बाहर की वस्तुओं को अधिक महत्व देता था। इन सब नीतियों का परिणाम ये हुआ कि भारत में धीरे धीरे जो उद्योग थे वो नष्ट होते चले गए, चाहे वो वस्त्र उद्योग हो, या ऊनी वस्त्र हो, या सूती वस्त्र हो, या रेशमी वस्त्र हो, या आपका लोहा उद्योग हो, या आपका ये कागज उद्योग हो। सारे उद्योग धीरे धीरे नष्ट होते चले गए और उनकी जगह ब्रिटिश से उत्पादित माल में चली गई। और धीरे धीरे भारत में कृषि पर जोर दिया गया, ताकि यहाँ से जो कच्चा माल है वो धीरे धीरे ब्रिटेन में निर्यात किया जाए। क्योंकि इस समय आपको पता है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति थी, तो उद्योगों को, जो फैक्ट्रियाँ थी, उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, और वो कच्चा माल कहाँ से निर्यात किया जाता था? वो भारत से सस्ती दरों पर खरीदकर भारत से निर्यात किया जाता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे भारत में उद्योगों का ह्रास शुरू हो गया। ओके, धन्यवाद।